Hey friends, in this video we are going to study about gas liquid chromatography. Gas liquid chromatography में first of all we need to see what is chromatography. So chromatography is basically a separation technique in which we separate components of a mixture. तो यहाँ पे हम एक मिक्सचर में से उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको सेपरेट करने का जो काम है वो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक करवाता है. तो क्रोमेटोग्राफी से हमें पता चल गया इट्स अ सेपरेशन टेक्निक. बट नाउ इन दिस वीडियो वी आर स्टडिंग अबाउट द गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. तो यहाँ पे जो ये गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है यहाँ पे हम गैस और लिक्विड की मदद से किसी सैम्पल को या किसी सैम्पल के अंदर जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करेंगे. तो क्रोमेटोग्राफी ये जो है एक सेपरेशन टेक्निक है. बेसिक प्रिंसिपल क्रोमेटोग्राफी का हमने पढ़ा है कि वो जो है दो फेजेस में इसका जो है वर्किंग होती है विच इज़ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज. सो स्टेशनरी फेज एंड द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल फेज इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी. हियर the name suggests gas and liquid. So, in the mobile phase of gas liquid chromatography, the mobile phase is gaseous and the stationary phase is liquid. That's why the name is gas liquid chromatography. First of all, let me tell you what's in the mobile phase. तो जो मोबाइल फेज़ है, मोबाइल का मतलब है कोई भी ऐसा फेज़ जो कि कॉन्टीन्यूसली मूव करता है. और स्टेशनरी फेज़ मतलब कि जो रुका हुआ फेज़ है उसको स्टेशनरी फेज़ बोलते हैं और जो मूविंग फेज़ होता है उसको मोबाइल फेज़ बोलते हैं. यहाँ पे मोबाइल फेज़ में हमारे पास एक गैस है क्योंकि हम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे जो गैस है वो किस तरह की है. द गैस इज़ इनर्ट कैरियर गैस. अगर आपने पढ़ा हो तो इनर्ट गैसेस वो होती हैं जो कि नोबल गैसेस होती हैं. दे आर अनरिएक्टिव, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती हैं. So these gases are present in the mobile phase which mainly includes helium, argon, nitrogen. और सबसे ज़्यादा जो मोबाइल फेज़ में गैस यूज़ होती है दैट इज़ हीलियम. एक और चीज़ है कि ये जो इनर्ट कैरियर गैस होती है ये किसी भी चीज़ से रिएक्टिव नहीं है. जैसे कि मैंने अभी बताया, ना ही ये स्टेशनरी फेज़ के साथ रिएक्ट करती है और ना ही हम जो सैंपल डालेंगे जिसको हमें सेपरेट करवाना है मिक्सचर को उसमें भी ये उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करती. सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्ट कैरियर गैस. इट इज़ अनरिएक्टिव टू सैंपल एज वेल एज द स्टेशनरी फेज. सो दिस इज़ द मोबाइल फेज ऑफ GLC. Now let's talk about the stationary phase. तो जैसे मैंने बताया कि जो गैस है वो मोबाइल फेज है, तो जो स्टेशनरी फेज है दैट्स द लिक्विड. अब यहाँ पे लिक्विड जो है हमारे पास स्टेशनरी फेज में उसकी प्रॉपर्टी क्या है दैट लिक्विड इज़ नॉन पोलर नॉन वोलाटाइल. तो नॉन पोलर और नॉन वोलाटाइल लिक्विड जो है हमारे पास प्रेजेंट है स्टेशनरी फेज में. यानी कि ये वोलाटाइल तो बिल्कुल नहीं है. वोलाटाइल का मतलब होता है कि बहुत जल्दी जो चीज़ उड़ जाती है लिक्विड की, जैसे कि पेट्रोल इज़ हाईली वोलाटाइल. लेकिन यहाँ पे जो हम स्टेशनरी फेज के अंदर लिक्विड यूज़ करते हैं दैट्स नॉन वोलाटाइल एज वेल एज नॉन पोलर इन नेचर. These two things are very important to remember in case of stationary phase. और ये जो stationary phase है ये किसके ऊपर present होता है. It is bonded onto a finely divided inert solid support. It is bonded to on a finely divided inert solid support. तो एक inert solid support दिया होता है apparatus के अंदर, उसके ऊपर जो है ये नॉन पोलर नॉन वोलाटाइल लिक्विड जो है प्रेजेंट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है स्टेशनरी फेज. So before getting ahead into GLC, let me show you the diagram of GLC. So here we can see this is the diagram of instrumentation of गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. तो यहाँ पे हम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की इंस्ट्रूमेंटेशन देख सकते हैं. मैंने अभी आपको दो चीज़ें बताई हैं. एक मैंने आपको बताया है कि एक हमारे पास मोबाइल फेज़ होता है और एक हमारे पास स्टेशनरी फेज़ होता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक टोटल एपरेटस है जहाँ पे ये हमारे पास है मोबाइल फेज़. और मोबाइल फेज़ क्या है. मोबाइल फेज़ कंसिस्ट ऑफ इनर्ट कैरियर गैस सच एज हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन and this is given or this is injected into the apparatus. और ये एक प्रेशर पे, क्योंकि गैस है तो एक सर्टेन प्रेशर पे तो हमें देनी पड़ेगी. वो प्रेशर हमारे पास 10 to 50 PSI होता है.
राइट। और उसके बाद हमने बात की है मोबाइल फेज़ के बाद हमने बात की है स्टेशनरी फेज़ की। द स्टेशनरी फेज़ कंसिस्ट ऑफ नॉन वोलाटाइल नॉन पोलर लिक्विड। तो ये जो नॉन वोलाटाइल नॉन पोलर लिक्विड है वो इस जो कॉलम है, ये जो हमारे पास एक कॉलम ट्यूब दिखा रखी है जो कि ऐसे कॉइल्ड हो रखी होती है, अंदर बहुत बार कॉइल्ड हो रखी होती है, तो उसके अंदर जो है हमारे पास कॉलम होता है जिसको हम स्टेशनरी फेज़ मानते हैं। सो दिस इज द स्टेशनरी फेज़ कंसिस्टिंग ऑफ नॉन पोलर नॉन वोलाटाइल लिक्विड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो सैम्पल है या जिस चीज़ को हमें सेपरेट कराना है, दैट द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट और द सैम्पल इज़ इंजेक्टेड ओवर हियर। यहाँ पे हम सैम्पल इंजेक्ट कर देते हैं और ये जो सैम्पल है ये जो है मिक्स कर जाता है कैरियर गैस के साथ, जो कि इनर्ट गैस है, इनर्ट कैरियर गैस है, विच इज़ अनरिएक्टिव टू द सैम्पल एज वेल एज अनरिएक्टिव टू द स्टेशनरी फेज़। तो इस तरह से हम सैम्पल जो है यहाँ इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैरियर गैस है जो कि इनर्ट कैरियर गैस रिप्रेजेंटिंग द मोबाइल फेज, एंड दिस इज द स्टेशनरी फेज। दिस कॉलम रिप्रेजेंट्स द स्टेशनरी फेज कंसिस्टिंग ऑफ नॉन पोलर नॉन वोलाटाइल लिक्विड। नाउ एज आई हैव टोल्ड यू कि हमारे पास जो स्टेशनरी फेज़ होता है, समझ लो ये हमारे पास स्टेशनरी फेज़ है उस कॉलम के अंदर। तो ये जो कॉलम मैंने अभी आपको दिखाया है इस तरह से, जो क्वाइल्ड कॉलम थी, उसी क्वाइल्ड कॉलम में ये हमारे पास एक स्टेशनरी फेज़ होता है विच रिप्रेजेंट्स दी नॉन वोलाटाइल लिक्विड विच इज़ नॉन पोलर एज वेल, एंड इट्स अ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन लिक्विड बिकॉज इट्स नॉन पोलर, एंड इट इज़ बॉन्डेड ऑन टू ए finely divided inert solid support. It is bonded onto a finely divided inert solid support. तो इस तरह पे एक inert solid support, inert क्यों है, क्योंकि ताकि रिएक्ट ना कर जाए। ये जो सपोर्ट है जिसके ऊपर हमारे पास ये लिक्विड पड़ा हुआ है, ये इस तरह का सपोर्ट होना चाहिए जो कि इनर्ट हो, ताकि वो जो नॉन पोलर नॉन वोलाटाइल लिक्विड स्टेशनरी फेज के अंदर है वो इसके साथ रिएक्ट ना कर जाए। और यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है इनर्ट गैस कैरियर, जो कि हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आपको बताया कि कहाँ पे इंजेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो इनर्ट गैस कैरियर है, दिस रिप्रेजेंट्स द मोबाइल फेज कंसिस्टिंग ऑफ हीलियम, आर्गन एंड नाइट्रोजन। And here we can see in the instrumentation as well that stationary phase is directly attached to the mobile phase. तो जो stationary phase है वो मोबाइल फेज़ के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। ये हम डायग्राम के अंदर यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये देखो, ये हमारा मोबाइल फेज़ हो गया और ये हमारा स्टेशनरी फेज़ हो गया। सो स्टेशनरी फेज़ एंड मोबाइल फेज़ आर डायरेक्टली अटैच्ड टू ईच अदर, राइट। तो ये हमारे पास गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल, या जो हम कह सकते हैं बेसिक वर्किंग, हमें यहाँ पे पता चल गई है। प्रिंसिपल अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट द बेसिक थिंग कि मोबाइल फेज़ स्टेशनरी फेज़ क्या है और वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, और सैम्पल कहाँ पे इंजेक्ट हो रहा है इन केस ऑफ गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आई गेस दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सैम्पल, कि सैम्पल या जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है ये किस तरह का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी दैट। सो हेयर वी कैन सी कि जो सैम्पल हम इंजेक्ट करते हैं, द सैम्पल्स फिजिकल स्टेट कैन बी सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। हम जो सैम्पल है, जिस चीज़ को हमें सेपरेट कराना है, उसके मिक्सचर्स ऑफ कंपोनेंट्स को सेपरेट करवाना है, वो किसी भी फिजिकल स्टेट में हो सकते हैं। वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैशियस भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो, एक चीज़ हमेशा ठीक रहनी चाहिए कि वो थर्मली स्टेबल होनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होने चाहिए। यानी कि जो सैम्पल हम इंजेक्ट करते हैं, इट शुड बी थर्मली स्टेबल एंड हाईली वोलेटाइल। दिस इज़ अ वेरी बेसिक। अब ये जो थर्मली स्टेबल और हाईली वोलेटाइल क्यों चाहिए, रीज़न ये है कि जो सैम्पल हम इंजेक्ट करते हैं कभी भी डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन में नहीं जाना चाहिए एट इवन एट हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एपरेटस का बढ़ जाए, यानी कि जो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट अभी डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाया है, अगर उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए और जो सैम्पल हमने इंजेक्ट किया है वो थर्मली स्टेबल ना हो, तो इस केस में वो डिग्रेड या डिकम्पोज हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें तो उसकी सेपरेशन करवानी है। सो सैम्पल शुड बी थर्मली स्टेबल, हाईली वोलेटाइल, and this is an important aspect of any sample to be subjected to gas liquid chromatography. तो ये जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी सैम्पल का जिसको हम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में इंजेक्ट कर रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं। तो सैम्पल जो है हमारे पास थर्मली स्टेबल, हाईली वोलेटाइल
होना चाहिए। ये जो है कंडीशन है कि सैंपल इस तरीके का होना चाहिए। फिजिकल स्टेट मायने नहीं रखती कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है। अब मैं आपको यहाँ पे रीज़न बताऊंगी कि फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैसेस क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है थ्रू द इंस्ट्रूमेंट। So right now here we can see the again this instrument of gas liquid chromatography। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर जो है थर्मली स्टेबल सैंपल होना चाहिए। थर्मली स्टेबल क्यों होना चाहिए, यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं 3 ओवन लगा रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो इतना पोर्शन है दिस इज़ द इंजेक्शन ओवन। ये जो सारा पोर्शन है दिस इज़ कॉल्ड द कॉलम ओवन। और यहाँ पे जो लास्ट में हमारे पास है दिस इज़ कॉल्ड द डिटेक्टर ओवन। So 3 ovens have been placed in this instrument which are injection oven, column oven, detector oven। ये 3 ओवन जो है, ओवन्स का काम क्या होता है? ओवन्स का काम होता है टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई कर देना। और हाई टेम्परेचर क्यों कर देना है? इसका रीज़न ये है कि हम पढ़ रहे हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और यहाँ पे जब हम किसी भी सैंपल की फिजिकल स्टेट कुछ भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, शर्त यह है कि थर्मली स्टेबल और हाईली वोलेटाइल होना चाहिए। अगर हम सॉलिड को भी इंजेक्ट करते हैं या लिक्विड को भी इंजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमने जो ओवन लगा रखा है ये टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा रेस कर देता है कि वो जो सॉलिड है या लिक्विड है वो अपने आप ही गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। और जो कैरियर गैस है वो खुद में भी गैस की फॉर्म में है। तो जो कैरियर गैस, जो कि मोबाइल फेज़ में हम कैरियर गैस को पढ़ रहे हैं, इनर्ट कैरियर गैस, यहाँ पे हम हीलियम को कंसिडर कर लेते हैं। तो जैसे कि हीलियम अंदर आया, यहाँ से हमने सैंपल अंदर डाला, हीलियम और सैंपल आपस में मिक्स हो जाएंगे, रिएक्ट नहीं होंगे क्योंकि इनर्ट कैरियर गैस है, पर मिक्स हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन ओवन विच कन्वर्ट्स द सैंपल इनटू इट्स गैशियस फेज। तो जो यहाँ पे जो है गैशियस फेज बनना शुरू हो जाएगा। अब यही गैशियस फेज कहाँ चला जाएगा? ये गैशियस फेज चला जाएगा इन दी कॉलम। ये जो हमारे पास ये ऑरेंज कलर की ट्यूब मैंने दिखा रखी है जो कि बाद में जाके यहाँ पे क्वाइल्ड हो रखी है, इसको हम कहते हैं कॉलम, जो कि स्टेशनरी फेज को रिप्रेजेंट करती है। And the stationary phase consists of non-polar non-volatile liquid. This column is about 1.5 m long and 3 to 6 millimeter in diameter. It's made up of copper or glass. तो ये जो कॉपर या ग्लास की ये जो कॉलम बन रखी है, यहाँ से गैशियस फॉर्म में यहाँ जाता है। और गैशियस फॉर्म यहाँ क्योंकि लिक्विड है, स्टेशनरी फेज तो वैसे लिक्विड है, पर यहाँ पे जो है गैस ट्रैवल करती है इनटू दी कॉलम ओवन या यहाँ इनटू दी ट्यूब ऑफ कॉलम, राइट। सो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ सैम्पल कि इट शुड बी थर्मली स्टेबल एंड हाईली वोलेटाइल। रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि 3 ओवन लगे हैं और तीनों ने हाई टेम्परेचर रखना है और सैंपल को गैशियस फेज में कन्वर्ट करके रखे रखना है, तो इसीलिए इसको थर्मली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। Now let's see the principle of GLC. The principle is based on partition chromatography. पार्टीशन का मतलब है कि हमें यहाँ पे जो सैंपल हमने इंजेक्ट किया है उसके अंदर जो मिक्सचर्स ऑफ कंपोनेंट है उनका पार्टीशन करवाना है। और हम पार्टीशन कुछ इस तरीके से करवाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे है लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। ये इस तरह है कि मैं आपको कहूँ कि पानी के अंदर लिम्का मिला दो या वाटर के अंदर वाटर को मिक्स कर दो, और दूसरी तरफ मैं कहूँ कि ऑयल के अंदर ऑयल को मिक्स कर दो, तो आपको पता है पानी के साथ पानी और ऑयल के साथ ऑयल मिक्स हो जाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि पानी के साथ ऑयल मिक्स करो तो दैट वुड बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ द नेचर क्या है कि पानी जो है हमारे पास पोलर है और ऑयल जो है हमारे पास नॉन पोलर है। तो इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे जो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के बेसिस पे हम GLC के अंदर सेपरेशन करवाते हैं ऑफ द सैंपल। तो यहाँ पे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या कहती है कि नॉन पोलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द कैरियर गैस। जो ये नॉन पोलर कंपोनेंट हमने सैंपल जो इंजेक्ट किया है वो सैंपल का हमें पता नहीं है कि उसके अंदर पोलर कंपोनेंट्स कितने हैं, नॉन पोलर कंपोनेंट्स कितने हैं। तो ये जानने के लिए हमने क्या किया था, हमने सैंपल को इंजेक्ट कर दिया था कैरियर गैस के साथ। अब कैरियर गैस और सैंपल जो है मिक्स हो रखे हैं और कॉलम के अंदर चले गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। हेयर दिस इज़ द डायग्राम। यहाँ पे मैंने सैंपल को इंजेक्ट किया, सैंपल के अंदर पोलर और नॉन पोलर कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट हैं, पर हमें नहीं पता कि कितने हैं और कितने नहीं हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमने क्या किया कि मोबाइल फेज के साथ सैंपल को इंजेक्ट करके इनको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट किया
और कॉलम के अंदर भेज दिया। कॉलम जो है यहाँ पे स्टेशनरी फेज रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सैंपल के अंदर नॉन पोलर कंपोनेंट्स थे, so the non-polar components present in the carrier gas, they have a greater affinity towards the stationary phase. जो नॉन पोलर कंपोनेंट्स होंगे वो स्टेशनरी फेज के पास ज़्यादा देर तक रहेंगे या उनके साथ मिक्स होने की कैपेबिलिटी उनकी ज़्यादा है। रीज़न क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज कंसिस्ट ऑफ नॉन पोलर नॉन वोलाटाइल लिक्विड। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है इसके पास कौन सा लिक्विड है, नॉन पोलर लिक्विड। और सैंपल के अंदर अगर नॉन पोलर कंपोनेंट है और अगर स्टेशनरी फेज के अंदर नॉन पोलर लिक्विड है तो दोनों की मिक्सिंग या एफिनिटी टुवर्ड्स ईच अदर विल बी ग्रेटर। तो नॉन पोलर component present in the sample will be having a great affinity towards the stationary phase because the stationary phase has non-polar liquid. तो नॉन पोलर लिक्विड और नॉन पोलर सैंपल के अंदर जो भी मिक्सचर होगा या कंपोनेंट होगा वो यहाँ पे ज़्यादा देर रुकेगा। सो इट रिटेन्स ऑन द स्टेशनरी फेज एंड गेट्स एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि जो नॉन पोलर कंपोनेंट है प्रेजेंट इन द कैरियर गैस, दे हैव अ ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज, क्योंकि स्टेशनरी फेज क्या है, नॉन पोलर है, एंड दिस इज द रीजन वाई इट रिटेन्स ऑन द स्टेशनरी फेज एंड गेट्स एब्जॉर्ब्ड। ये होगी हमारी पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर सैंपल के पास पोलर कंपोनेंट्स हैं, इफ़ दिस सैंपल, यहाँ पे सैंपल के पास पोलर और नॉन पोलर दोनों ही हो सकते हैं। जो पोलर होंगे, नॉन पोलर होंगे वो तो स्टेशनरी फेज में ज़्यादा रुक जाएंगे, है ना, क्योंकि स्टेशनरी फेज के पास क्या है, नॉन पोलर लिक्विड है। लेकिन अगर सैंपल के अंदर पोलर कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट है उस मिक्सचर के अंदर, तो उन पोलर कंपोनेंट्स का क्या होगा, सो द पोलर कंपोनेंट्स रिमेन इन द कैरियर गैस, दे गेट कैरिड थ्रू द कॉलम टू द डिटेक्टर। तो जो पोलर कंपोनेंट्स हैं, सिंस दे आर पोलर, और पोलर जो है वो नॉन पोलर के साथ मिक्स जल्दी होता नहीं है, तो पोलर कंपोनेंट जो है वो कैरियर गैस के साथ ही रहेगा और कैरियर गैस के साथ ही वो क्या करेगा, कॉलम से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो उसका और स्टेशनरी फेज का आपस में कुछ खास लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो फिर से हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास अगर पोलर कंपोनेंट है तो वो यहाँ से जल्दी से निकल के गायब हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैरियर गैस के साथ। तो कैरियर गैस के साथ वो तो निकल गया, लेकिन जो दूसरा था नॉन पोलर, वो स्टेशनरी फेज के साथ रह गया। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी फेज भी क्या था, नॉन पोलर था। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो पोलर कंपोनेंट है वो सबसे पहले यहाँ से स्टेशनरी फेज से निकलता हुआ पहुँच गया डिटेक्टर के पास, और ये जो डिटेक्टर है उसने पोलर कंपोनेंट्स को पहले डिटेक्ट करके दिखा दिया कंप्यूटर पे या रिकॉर्डर पे। तो ये हमारे पास स्क्रीन है जहाँ पे हमारे पास पोलर कंपोनेंट्स पहुँच गए। मैंने आपको रीज़न बता दिया कैसे, क्योंकि पोलर कंपोनेंट्स नॉन पोलर स्टेशनरी फेज के साथ टिकेंगे नहीं, तो वो कैरियर गैस के साथ होते हुए सीधा डिटेक्टर के पास पहले पहुँच जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो नॉन पोलर कंपोनेंट है जो कि स्टेशनरी फेज के साथ मिक्स हो जाते हैं, दे हैव अ ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज, वो जो है कुछ टाइम बाद जो है, यानी कि पोलर कंपोनेंट्स के बाद जो है नॉन पोलर कंपोनेंट्स ऑफ द सैंपल विल रीच टू द डिटेक्टर। तो डिटेक्टर के पास लेट पहुंचेंगे नॉन पोलर और सबसे पहले पहुंचेंगे पोलर कंपोनेंट्स। और यहाँ पे गैशियस फेज मेंटेन करने के लिए हमारे पास लगे हुए हैं ओवन्स, विच इज इंजेक्शन ओवन, कॉलम ओवन एंड डिटेक्टर ओवन। सो नाउ लेट मी रीड आउट दिस वर्किंग फॉर यू। जो हमारे पास गैशियस सैंपल है इज मिक्सड विद द कैरियर गैस एंड देन एंटर्स द कॉलम। जो हमने देखा कि कॉलम जो है जहाँ पे जो है गैशियस गैस जो है एंटर करती है विद द हेल्प ऑफ कैरियर गैस। यहाँ पे वी कैन सी राइट कि जो गैशियस सैंपल है इट गेट्स मिक्सड विद द कैरियर गैस एंड देन एंटर्स द कॉलम। हियर द कॉलम इज रेफर्ड एज हार्ट ऑफ GLC। ये जो कॉलम हम देख रहे हैं इस कॉलम को हम कहते हैं या मानते हैं हार्ट ऑफ GLC। क्यों मानते हैं हार्ट ऑफ GLC? बिकॉज द एक्चुअल सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट टेक्स प्लेस इन द स्टेशनरी फेज। रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एक्चुअल सेपरेशन है कंपोनेंट्स की वो कहाँ पे होती है? स्टेशनरी फेज में। स्टेशनरी फेज कौन सा है? कॉलम है। तो कॉलम इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ GLC. So here we can see the column is referred as heart of GLC because the actual separation of component takes place in the column. The column is kept in column oven which makes a high temperature. High temperature रखने के दो reason होते हैं in order to ensure that the sample remains in the gaseous phase
and the second is to reduce the retention time of any gaseous sample on the adsorbent. बात यह है कि सैंपल को तो पहले गैशियस फेज में रखने के लिए हाई टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत देर तक जो नॉन पोलर कंपोनेंट है वो स्टेशनरी फेज के साथ चिपका ना रहे, क्योंकि स्टेशनरी फेज क्या है, नॉन पोलर है। और जो सैंपल के अंदर अगर कोई नॉन पोलर मिक्सचर होगा तो वो भी स्टेशनरी फेज के साथ बहुत देर तक रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा देर तक ना चिपका रहे, बहुत ही देर तक ना पहुँचे डिटेक्टर के पास। तो इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए भी हाई टेम्परेचर रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिटेंशन टाइम, कि कोई चीज़ या नॉन पोलर जो हमारे पास सैंपल है या नॉन पोलर मिक्सचर है या कंपोनेंट है वो कितनी देर तक टिका रहता है स्टेशनरी फेज के साथ, उसको हम कहते हैं रिटेंशन टाइम। तो रिटेंशन टाइम को हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है, मतलब नॉन पोलर कंपोनेंट भी हमें चाहिए सेपरेट करना, क्योंकि वो भी रिक्वायरमेंट है, हमें सब कुछ सेपरेट करना है, पोलर कंपोनेंट एज वेल एज नॉन पोलर कंपोनेंट ऑफ द सैंपल। तो सैंपल के नॉन पोलर कंपोनेंट को भी हमें सेपरेट करना है। इसी चीज़ के लिए हमें उनका रिटेंशन टाइम विद द स्टेशनरी फेज रिड्यूस करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंश्योर दैट द सैंपल रिमेन्स इन द गैसियस फेज, एंड इन ऑर्डर सेकेंड इज टू रिड्यूस द retention time of any gaseous sample on the adsorbent, which means on the stationary phase, which is a non-polar non-volatile liquid. Now we have seen that the polar component reaches the detector first because stationary phase being non-polar liquid, the non-polar component always retain on the stationary phase. तो जो non-polar component है वो ज़्यादातर कहाँ retain रहेंगे, stationary phase पे, and they emerge later. तो non-polar components emerge later, so the graph looks like this. तो अभी हमने देखा कि जो एक स्क्रीन बन जाती है, एक हमारे पास एक स्क्रीन रिकॉर्डर आ जाता है डिटेक्टर के, जैसे ही डिटेक्टर जो है कंपोनेंट को डिटेक्ट करता है वो एक स्क्रीन पे उसका एक ग्राफ शो कर देता है। लेट मी शो यू विद दिस डायग्राम। हेयर यू कैन सी डिटेक्टर ने जो है पहले पोलर कंपोनेंट को डिटेक्ट किया, फिर उसने नॉन पोलर कंपोनेंट को डिटेक्ट किया, और उसने जो है एक कंप्यूटर या रिकॉर्डर पर ये स्क्रीन पर एक ग्राफ शो कर दिया। अब हमें स्टडी करना है कि ये ग्राफ किस तरीके का है और हम इससे क्या क्या समझ सकते हैं। यहाँ पे हम ग्राफ से जो है बहुत सी चीज़ें समझ सकते हैं। वी कैन एनालाइज बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही, जो हमने सैंपल जो हमने इंजेक्ट किया है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही चीज़ें हम एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। यहाँ पे मैंने आपको ये ग्राफ दिया है जिसकी एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करती है टाइम या मिनट, और जो वाई एक्सिस है वो जो है रिप्रेजेंट करती है रिकॉर्डर्स रिस्पॉन्स। तो रिकॉर्डर रिस्पॉन्स एंड टाइम या मिनट जो है यहाँ पे ग्राफ का हमने बता दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे इंजेक्ट किया सैंपल इंजेक्ट करने के बाद जैसे ही डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट किया तो कुछ इस तरीके का ग्राफ उसने शो कर दिया। ग्राफ में सबसे पहले हमने मान लिया कि कुछ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स थे जो कि अब इस तरीके से डिवाइड हो गए हैं, और सबसे पहले हमें दिखता है इथेनॉल, देन इथॉक्सी इथेन, then propanol, then hexene, heptane and pentanol। तो यहाँ पे पहले हमने ये एनालाइज किया क्योंकि हमें पता है कि द रिटेंशन टाइम ऑफ पोलर कंपोनेंट इज़ वेरी लो। जो पोलर कंपोनेंट है वो तो टिकते नहीं स्टेशनरी फेज में और सबसे पहले डिटेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो पहले 3 कंपोनेंट है, ये 3 जो पीक्स, शुरू की 3 पीक्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं पोलर कंपोनेंट को। और क्योंकि नॉन पोलर कंपोनेंट लेट आता है और धीरे आता है, क्योंकि स्टेशनरी फेज के साथ रिटेंशन टाइम उसका थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जो पीछे की 3 पिक्स आती हैं वो नॉन पोलर कंपोनेंट्स की आती हैं। तो ये जो नॉन पोलर कंपोनेंट्स हैं दे एमर्ज लेटर। तो हमें क्या पता चल रहा है, ये जो हमारे पास ग्राफ है जिसको हम गैस क्रोमेटोग्राम कहते हैं, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि पोलर पहले 3 जो है पोलर कंपोनेंट्स हैं और आखिरी 3 जो है नॉन पोलर कंपोनेंट्स हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। यहाँ पे हमने क्वांटिटी की बात नहीं की है, क्वालिटी की बात की है, और क्वालिटी से हमें ये पता चल रहा है कि 3 जो हमारे पास शुरू के 3 पीक्स बनी हैं दैट्स पोलर, और जो आखिरी की 3 पीक्स बनी हैं दैट्स नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिए हैं। ये हमारी हो गई क्वालिटेटिव एनालिसिस।
अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। तो इन्हीं पीक्स को पढ़ के हम क्वांटिटी भी जान सकते हैं इस कंपोनेंट की, इनकी कंसंट्रेशन भी जान सकते हैं, इनकी परसेंटेज कंपोजिशन भी जान सकते हैं बाय स्टडिंग दिस ग्राफ एंड दीज पीक्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वांटिटी के लिए अगर हम देखें तो जो पहली 3 पीक्स हैं ये बहुत ही नैरो पीक्स हैं, जबकि जो आखिरी की 3 पीक्स हैं वो काफ़ी ब्रॉड पीक्स हैं। तो ब्रॉड पीक्स और नैरो पीक्स इन दोनों की हम क्वांटिटी को एनालाइज कर सकते हैं और परसेंटेज कंपोजिशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं। So here for the determination of percentage composition of a mixture by gas liquid chromatography, we do the quantitative analysis in which we identify the peaks. We have narrow peak and we have broader peak. Narrow peak is for the polar component and broader for the non-polar component. We consider the height. We measure the height of this peak in case of narrow or polar component, and in case of non-polar component or broader peak, we analyze the area. Peak area is measured, and since they are triangular in shape, we measure the area by formulating the formula of triangle, that's half into base into height. For estimating the percentage proportion of component in a mixture. So we have 3 essential criteria for calculating percentage composition of a component. अगर हमें percentage composition पता करना है किसी भी एक component का, हमारे पास 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। पहली शर्त ये है कि all the components of a mixture must be separated. जितने भी polar non-polar components हैं वो सारे के सारे separate होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने क्रोमेटोग्राम, जो हमने ग्राफ बनाया है, या जो इंस्ट्रूमेंट हमने दिखाया है, इट मस्ट शो पीक्स फॉर ऑल द कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। सारी की सारी पीक्स शो होनी चाहिए, सारी की सारी जो सेपरेटेड होनी चाहिए पीक्स शो होनी चाहिए, एंड द डिटेक्टर मस्ट रिस्पॉन्ड इक्वली टू द डिफरेंट कंपोनेंट सो दैट द पीक एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंपोनेंट कंसंट्रेशन। पीक एरिया, और वी कैन से जो पीक का एरिया है या जो पीक की हाइट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट। तो किसी भी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन को हम उसके पीक एरिया से या पीक की हाइट से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हम परसेंटेज कंपोजिशन कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि जो हमने पीक एरिया निकाला है या पीक की जो हाइट निकाली है, हाइट इन केस ऑफ polar components, area in case of non-polar components, divided by sum of areas or height of all the peaks multiplied by 100. So through this we can calculate the percentage composition in a mixture. So this is called the quantitative analysis. ये जो अभी हमने किया इसको quantitative analysis कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास quantity आएगी, एक concentration आएगी, और पहले जो हमने किया that was the qualitative analysis, जहाँ पे हमने quality पता की कि polar कितने हैं और non polar कितने हैं। ये जो आपने ग्राफ अभी स्टडी किया है इसको हम कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राम। ये जो आपने अभी ग्राफ स्टडी किया है इसको हम कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राम, और ये जो हमने अभी इंस्ट्रूमेंट स्टडी किया है इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राफ। गैस क्रोमेटोग्राफ, ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इट्स एन एनालिटिक इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द कंपोनेंट दैट आर एमर्जिंग आउट ऑफ द कॉलम। ये उन कंपोनेंट्स को मेजर करता है जो कि डिटेक्टर पे आते हैं। Right, so this is gas chromatograph and this is gas chromatogram. Now let us study the applications of gas liquid chromatography. These are also very easy. First of all, GLC is used in testing steroids in competing athletes by analyzing their blood samples. Second is the testing the fuels in Formula 1 motor racing. Fuels में कितनी उन्होंने जो है एडल्ट्रेशन कर दी है या फ्यूल कितना प्योर है, उस चीज़ को हम डिटेक्ट करते हैं थ्रू गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एंड वी कैन ऑल्सो डू द मेडिकल डायग्नोसिस इन एनालाइजिंग ब्लड सैम्पल्स, especially to determine the percentages of dissolved oxygen, nitrogen, carbon dioxide and carbon monoxide gases in the blood sample. तो हमें पता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत ही ना के बराबर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ब्लड के अंदर मिलती है। तो इन गैसेस को ब्लड के अंदर एनालाइज करने के लिए वी यूज़ दी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एक और बात बता दूं, हमने पढ़ी है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी।
हमारे पास एक और तरीके की क्रोमेटोग्राफी होती है जिसको हम कहते हैं गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे बस फ़र्क इतना हो जाता है कि जो स्टेशनरी फेज़ है या जो कॉलम है उसके अंदर जो है सॉलिड होता है इंस्टेड ऑफ लिक्विड, तो उसको हम क्या देते हैं, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। नाउ लेट्स सी द रिकैप में हम ये देख लेते हैं कि हमने जो है क्या क्या पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो क्रोमेटोग्राफी है इट्स अ सेपरेशन टेक्निक कंसिस्टिंग ऑफ मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज क्या होता है, स्टेशनरी फेज में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द सैम्पल, जो किस तरह का होना चाहिए हमें पता है। इट शुड बी थर्मली स्टेबल एंड हाईली वोलेटाइल। हमने पढ़ा कि एक्चुअल सेपरेशन टेक्स प्लेस इन द स्टेशनरी फेज विच कंसिस्ट ऑफ नॉन पोलर नॉन वोलेटाइल लिक्विड. The mobile phase consists of inert carrier gas such as helium, argon, nitrogen, which are non-reactive to the sample as well as to the stationary phase. Next, we studied the qualitative and quantitative analysis with the help of this gas chromatogram. This whole component or this whole instrument is called as gas chromatograph. It's an analytical instrument. Next, we studied the applications of GLC. So I hope that you understood this very well, the concept of GLC. I hope you liked this video, and if you did, then please don't forget to subscribe, share, comment. Thank you.